माधोपुर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरोज और बेटे मुकुल के साथ रहता था। सरोज गोपाल की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी बेटे मुकुल को जन्म देने के कुछ महीने बाद ही गुजर गई। फिर मुकुल के लालन पोषण के लिए गोपाल ने उससे दूसरी शादी कर ली। सरोज मुकुल की देखभाल करने लगी। एक रोज अचानक से सरोज को चक्कर आने लगे और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। फिर 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन फिर भी सरोज मुकुल को उतना ही प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सरोज की माँ विमला उसके घर आती है। कितना प्यारा है मेरा वंश और कितना सुंदर और गुणी भी। हाँ माँ, मुकुल बड़ा ध्यान रखता है वंश का। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है। ये तू क्या कह रही है? मत भूल, सिर्फ वंश तेरा बेटा है और ये मुकुल तेरी सौतन का। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो बड़ा बेटा होने के नाते दामाद जी सब कुछ इसके नाम कर दे। इससे अच्छा है तुम इस कांटे को अभी बाहर निकाल फेंको। अपनी माँ की बात सरोज के मन में भी घर कर जाती है। एक रोज मुकुल स्कूल जा रहा होता है, तब सरोज वंश को गिलास भर कर दूध पीने को देती है। माँ मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। और दूध नहीं है घर में। और कितनी बार कहा है तुझे मेरे बेटे के खाने पीने और दूध पर नजर मत लगाया कर। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। तू ना एक सपोला है जो कल को अपने भाई को ही निगल जाएगा। सरोज अब अपने दोनों बेटों में भेदभाव करने लगी। जहां उसने मुकुल को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाला, वहीं उसने अपने बेटे वंश को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। बड़े स्कूल में जाने पर वंश अपने अमीर दोस्तों को पैसे खर्च करते देखता तो वो भी सरोज से पैसे मांगता और सरोज उसे चुपके से पैसे दे देती। सरोज स्कूल से आने के बाद मुकुल को खेतों में काम पर भेज देती। जाओ मुकुल, अब तुम स्कूल से आ गए हो तो अब खेतों में काम करने जाओ। और ये ले 2 रोटी अचार के साथ रख दी है, वहीं खा लेना। और वंश, आ मेरे लाल, मैं तेरे लिए पास्ता बना देती हूँ। मुकुल रोता हुआ खेतों में चला गया और पेड़ के नीचे रोते हुए वो सूखी रोटी खाने लगा। फिर 10वीं के बाद ही उसने मुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब सरोज ने मुकुल की शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की आरती से करवा दी, जबकि वंश शहर की एक मॉडर्न लड़की को ब्याह कर ले आया। लेकिन शादी के बाद वो अपनी बहू से कुछ काम नहीं करवाती। उसे पार्लर और घूमने फिरने भेज देती, जबकि आरती से घर के सारे काम लेती और मुकुल से खेतों के। साथ ही अपने बेटे वंश की जिद को दिन पर दिन पूरा करती गई और वो जितने पैसे मांगता उसे देती गई। धीरे धीरे सरोज और वंश ने मिलकर गोपाल को पूरी तरह मुकुल और आरती के खिलाफ कर दिया और उन्हें घर से निकलवा दिया। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे, तुम दोनों जंगल में बने हमारे पुराने घर में चले जाओ। उसके अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुना नहीं क्या कहा इन्होंने? चलो निकलो अब यहाँ से। गोपाल आरती के साथ वहाँ से चला गया। जाते हुए पीछे से गोपाल उसके पास आया। मुकुल बेटा, अपने इस बूढ़े बाप को माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बचपन से लेकर आज तक तूने जो सरोज के अत्याचार सहे हैं वो तुम्हारी पत्नी भी सहे। जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो हमारा पुश्तैनी घर है। तुम्हारी माँ ब्याह कर वहीं आई थी, उसमें उसकी खूब यादें हैं। जाओ, तुम दोनों सदा खुश रहो। मुकुल आरती के साथ चला गया। चलते चलते वो दोनों बहुत थक चुके थे। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। फिर जंगल के बीचों बीच उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। क्या यही है वो पुश्तैनी घर? मालूम नहीं। तो फिर आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। देखो ना रात होने वाली है। यूं जंगल के बीचों बीच चलना अब ठीक नहीं। वो अंदर जाते हैं, लेकिन मुकुल को बहुत गुस्सा आता है। कितनी जायदाद होने के बाद भी उसे उसके पिता ने केवल यही झोपड़ी दी। जहाँ हम रहते थे वहाँ सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। कोई बात नहीं जी, यहाँ हमारे पूर्वजों और माँ का आशीर्वाद है। फिर वो दोनों उस झोपड़ी में सफाई करने लगते हैं और साफ करके उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन घर में कुछ खाने के लिए ना होने के कारण वो दोनों जंगल में खाने का कुछ ढूंढने लगते हैं। कुछ फल लेकर वो दोनों उस झोपड़ी में लौटते हैं तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही वो झोपड़ी बिल्कुल राजमहल जैसी बन जाती है, जहाँ हर सुख सुविधा थी और ढेर सारे पैसों से भरा संदूक था। ये तो बिल्कुल राजमहल है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ एक आवाज आई और मुकुल की मरी हुई माँ उसके सामने थी। बच्चों, ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाबा की बात मानकर इस घर में रहना स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारे सब पूर्वजों का आशीर्वाद बरसा है तुम पर। सदा खुश रहो बच्चों। आज से तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ, मेरी माँ। इतना कहते ही उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब मुकुल और आरती की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। अब उनके पास धन दौलत आ गई। अब मुकुल ने अपनी माँ के नाम के वृद्धाश्रम खोल दिए, जहाँ कई बेसहारों को पनाह मिली। एक दिन मुकुल को वृद्धाश्रम से एक फोन आता है। सर, आज हमारे वृद्धाश्रम में एक नया जोड़ा आया है जो काफी दुखी लग रहा है, ना कुछ खा पी रहा है। अगर आप एक बार आ जाते तो। मुकुल और आरती वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। वो उस नए जोड़े के पास गए जहाँ दोनों कमरे में बैठे हुए होते हैं। नमस्ते माताजी। नमस्ते पिताजी। मुकुल की आवाज सुनते ही गोपाल और सरोज पलट कर देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मुकुल के माता पिता ही थे। माँ, बाबूजी, आप दोनों यहाँ? हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। जिस दिन हमने तुम्हें घर से निकाला उसके कुछ दिन बाद ही वंश और कनिका ने धोखे से हमसे सारी प्रॉपर्टी ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप माफी मत मांगिए माँ, और अब आप दोनों यहाँ नहीं, अपने इस बेटे के साथ उसके घर में ही रहोगे। अब वो मुकुल अपनी पत्नी और माँ बाबा के साथ उस घर में रहने लगा, तो वहीं दूसरी ओर वंश अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हार जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी कनिका भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।